देवरानी जेठानी का पहला करवा चौथ। मालिनी बड़बड़ाते हुए अपनी बेटियों के कमरे में आती है और उन्हें उठाती है। ये देखो, सुबह के 10 बज गए हैं और ये दोनों पापा की परियां अभी तक घोड़े बेचकर सो रही हैं। कीर्ति, दिव्या, चलो जल्दी से उठ जाओ और नहा धोकर अपना थोबड़ा ठीक कर लो, लड़के वाले आने वाले हैं। कीर्ति और दिव्या दोनों तैयार हो जाती हैं और माया हाई फाई साड़ी पहने अपने बेटों के साथ आ जाती है। उसे देखकर हरीश हिचकिचाते हुए कहते हैं, जी जी, नमस्ते, आइए। माया जी यहाँ बैठिए। मालिनी, कीर्ति और दिव्या को ले आओ। कीर्ति और दिव्या माया को पसंद आ जाती हैं। मुझे आपकी बेटियां पसंद है, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। तभी दो नौकर गाड़ियों से चांदी की थालियों में भरा शगुन लाकर रख देते हैं। ये हमारी तरफ से शादी का शगुन। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। जी नमस्ते। नमस्ते। थोड़े ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी माया शादी का कार्ड लेकर अपनी पड़ोसन गायत्री के घर आती है, जहां उसकी गरीब बहू संगीता मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर खाना बना रही होती है। गायत्री, कहाँ हो तुम? अरे माया जी, आप यहाँ अंदर आइए ना। अर्पिता बहू, जल्दी से चाय बना दे। जी माँ जी। अरे गायत्री, एक तो बेचारी पहले ही मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर खाना बना रही है, क्यों उसका काम बढ़ा रही हो? एक गैस चूल्हा खरीद लो। हाँ, मगर इस गरीबी में तो यही सब झेलना लिखा है। खैर, ये मेरे बेटों की शादी का कार्ड है। अरे रे, ये गोल्डन कार्ड हाई फाई लोगों को देने के लिए है। ये वाला तुम्हारा है। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है और बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है, जहाँ माया उनका स्वागत करती है। कीर्ति बहू, दिव्या बहू, शादी के पहले तक तुम दोनों बहनें थी, मगर अब देवरानी जेठानी हो। दिव्या बहू, कीर्ति बहू अब तुम्हारी जेठानी है और तुम उसकी देवरानी। जी सासू माँ। कार्तिक, कीर्ति बहू को कमरे में ले जाओ। जी मम्मी। चलो कीर्ति। माया जी बहुओं की मुंह दिखाई नहीं करेंगी क्या? हाँ माया, भाई हम भी तो देखे दोनों देवरानी जेठानी लगती कैसी हैं। पर दो सगी बहनें जब देवरानी जेठानी बन जाती है ना, बहुत कलेश मचता है। रमोला, कलेश सिर्फ गरीबों के घर में होता है। माया के पास ऐशो आराम और पैसे की कोई कमी नहीं। देखना, इस बार तो मैं हटकर करवा चौथ का अरेंजमेंट करूंगी अपनी बहुओं के लिए, ताकि तुम देख सको कि देवरानी जेठानी होने के बाद भी मेरी बहुओं में कितना प्यार है। और वैसे भी कल रिसेप्शन रखा तो है, हाँ जाना। माया को अपनी अमीरी और पैसे का बड़ा घमंड था, इसलिए वह अपनी ऐंठ और अकड़ में गरीबों की इज्जत उछालने से जरा भी नहीं चूकती। वक्त गुजरता है और देखते ही देखते करवा चौथ का त्योहार आ जाता है। दिव्या बहू, कीर्ति बहू, जल्दी से यहाँ आओ। ओफो, ये सासू माँ को भी ना चैन नहीं है, जब देखो फटे स्पीकर की तरह शुरू हो जाती हैं। जी सासू माँ, आपने बुलाया? 2 दिन बाद करवा चौथ है और शादी के बाद तुम दोनों देवरानी जेठानी का ये पहला करवा चौथ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सभी के बहू से सुंदर दिखो। इसलिए मैंने तुम दोनों के करवा चौथ के लिए ये साड़ियाँ खरीदी हैं। मुझे तुम दोनों का टेस्ट तो नहीं पता था, मगर मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होंगी। तभी कीर्ति मुंह बनाकर बोलती है, ओफो सासू माँ, आज के जमाने में इतनी भारी साड़ियाँ कौन पहनता है? अरे मगर तुम देवरानी जेठानी की नई नई शादी हुई है तो इतना तो चलता है। खैर, मैंने मेहंदी लगाने वाली को बुलाया है, तुम दोनों तैयार हो जाओ। जी सासू माँ। इतनी देर में मेहंदी वाली आ जाती है और दोनों देवरानी जेठानी बड़ी ही खुशी से भरी हुई हथेली की मेहंदी लगवाती हैं। वहीं गरीब बहू अर्पिता को सिलबट्टे पर मेहंदी पीसते देखकर गायत्री कहती है, अर्पिता बहू, तुझे मेहंदी के पत्ते पीसने की क्या जरूरत थी? कहीं तेरे हाथों में छाले ना पड़ जाएं। अपने लिए एक मेहंदी की कीप खरीद ले आती बहू। माँ जी, जब आंगन में मैंने मेहंदी का पेड़ लगा रखा है तो फिर बेवजह क्यों पैसे खर्च करना? वैसे भी अभी करवा चौथ का सामान भी खरीदना है। दूसरी तरफ माया अपनी दोनों बहू को मावा, मखाने, मिठाई और मीठी मठरियों से भरी सरगी की थाली देती है। बहू, ये लो तुम दोनों देवरानी जेठानी की करवा चौथ की सरगी। इसे सवेरे 4 बजे खा लेना। जी माँ जी। जैसे ही माया सरगी देकर जाती है, कीर्ति कहती है, सुबह तक इंतजार ही क्यों करना, मुझे तो ये सरगी की थाली देखकर लालच आ रहा है। जेठानी जी,
इस खीर से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा मन कर रहा है इसे लपेट जाऊं। हाँ तो चलना। और अभी तो यहाँ सासू माँ नहीं है, फिर जेठानी जी बोलकर क्यों फॉर्मेलिटी कर रही है। दोनों भुक्कड़ देवरानी जेठानी करवा चौथ की मान्यता को तोड़कर सवेरे के 4 बजे खाई जाने वाली सरगी को उसी वक्त सुपड़ जाती हैं और बड़ी ही मुश्किल से व्रत रखती हैं। वहीं गायत्री की गरीब बहू अटूट श्रद्धा भक्ति से भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का व्रत रखती है और शाम होते ही मेकअप में लग जाती है। दिव्या बहू, कीर्ति बहू, अगर तुम दोनों देवरानी जेठानी तैयार हो गई हो तो जरा मंदिर में स्वास्तिक बना देना। सभी सुहागन औरतें वहीं पर करवा चौथ की व्रत कथा सुनेंगी। मैं सभी को बुला कर लाती हूँ। जैसे ही माया घर से जाती है, दिव्या हाँफती हुई कहती है, ओह, ये भारी भरकम साड़ी मुझसे नहीं बांधी जाएगी जेठानी जी। सच कहूँ तो इस बनारसी साड़ी में मेरा भी दम घुट रहा है। देवरानी जी, करवा चौथ ना ही हो गया कि कलेश हो गया। मुझे तो जोरों की भूख लगी है। सुबह से खाना पीना तो दूर, एक बूंद पानी भी नहीं मिला। बाहर में गया ये करवा चौथ। मैं तो खाना ऑर्डर करने जा रही हूँ। मैं मेरे लिए मटर पनीर और तंदूरी रोटी मंगा रही हूँ। आपके लिए क्या ऑर्डर कर दूं? मेरे लिए फुल प्लेट बिरयानी और एक बटर चिकन और तंदूरी रोटी भी मंगा लियो। दोनों देवरानी जेठानी खाना ऑर्डर कर देती हैं। कुछ ही देर में खाना आ जाता है। वहीं थोड़ी देर में सभी औरतें माया के साथ घर आ जाती हैं, जहां गायत्री और उसकी गरीब बहू को देखकर माया उनकी बहुत बेइज्जती करती है। जी नमस्ते माया जी। नमस्ते आंटी जी। ओफो गायत्री, कम से कम करवा चौथ के लिए तो अपनी बहू को कोई अच्छी सी साड़ी दिला देती। ये क्या तुमने 100-200 की रेडी वाली सस्ती सी साड़ी दिला दी और हाथों में टिक्की मेहंदी छाप ली है। अरे अगर पैसे नहीं थे मेहंदी लगवाने के तो मेरे घर आ जाती, फ्री फंड में मेहंदी लगवा देती मैं। अब बस भी करो माया, गायत्री जी की बहू सादगी में ही सुंदर लग रही है, मगर मेरी दोनों बहुओं के आगे तुम सभी की बहुएं फेल हो जाएंगी। लाखों में एक है माया की बहुएं। पूरे कड़े नियम से करवा चौथ का व्रत रखा है उन्होंने। हाँ पर देवरानी जेठानियां हैं कहाँ, कहीं दिख नहीं रही। तभी सभी को खाने की चपड़ चपड़ की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही सभी आकर देखते हैं तो देवरानी जेठानी बड़े ही गंदे तरीके से बिरयानी खा रही होती। उनके हाथ पूरी तरह से सने होते हैं। क्यों माया, ये है तुम्हारी बहू के कड़े नियम, जिन्होंने चांद देखे बिना ही अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। और देखो कैसी भूखी भैंस की तरह चिकन चर रही हैं। छी 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 छी, सुहागिनों की जुबान पर आज तो ये ना माना भी पाप है। दोनों देवरानी जेठानी का ऐसा करना माया का मन खट्टा कर देती है। क्यों री मेरी भुक्कड़ बहू, तुम दोनों देवरानी जेठानी से थोड़ी देर और सब्र नहीं हुआ, जो चांद देखे बिना ही तुम दोनों ने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया और मेरी नाक कटवा दी। ओहो माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पता नहीं हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। ये करवा चौथ का टेंट्रम हम दोनों देवरानी जेठानी से नहीं होता। हम तो इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती थी। आपने ही हमें इसमें घुसेड़ दिया। अपनी दोनों बहू से लगाई हुई माया की उम्मीदें पल भर में टूट कर बिखर जाती हैं। तभी अर्पिता उन्हें समझाती है। कीर्ति जी, दिव्या, मैं आप दोनों जितनी ऊंचे बड़े घर की बहू तो नहीं, मगर करवा चौथ कोई झंझट नहीं, बल्कि हर सुहागनों के लिए सबसे बड़ी खुशी लेकर आता है। और हर सास के मन में अपनी बहू को लेकर कई इच्छाएं होती हैं। और अगर माया आंटी ये चाहती हैं कि आप उनके बेटों के लिए करवा चौथ का व्रत रखें, तो क्या उन्होंने आप दोनों देवरानी जेठानी से कुछ ज्यादा मांग लिया? ये तो बहू होने के नाते आपका फर्ज है। अर्पिता के समझाने पर कीर्ति और दिव्या की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों पछताते हुए अपनी सास माया से अपनी गलती की माफी मांगती हैं। हम दोनों देवरानी जेठानी को माफ कर दीजिए सासू माँ, हमें करवा चौथ व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए था, मगर हम फिर ये गलती नहीं करेंगे। हाँ सासू माँ, हम दोनों देवरानी जेठानी को एक मौका दे दीजिए। अब हमें करवा चौथ की मान्यता समझ में आ गई है। ठीक है बहू, अर्पिता बहू, हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। मैंने भी अमीरी के घमंड में कई बार तुम्हारा और गायत्री जी का मजाक उड़ाया है, मगर सच तो ये है कि इंसान पैसे से अमीर या ऊंचा नहीं होता, बल्कि व्यवहार से बड़ा होता है। इसके बाद अर्पिता सभी सुहागनों को करवा चौथ की कथा सुनाती है और फिर वह सभी एक साथ सुहागी की थाली एक दूसरे के हाथों फेरते हुए पूजा करके खुशी खुशी करवा चौथ मनाते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तभी प्रीति की माँ आती है।
प्रीति बेटी, कहाँ जा रही हो इतना सच सवर कर? माँ, आज कबीर मुझे अपने साथ मूवी दिखाने ले जा रहा है। देख बेटी, मुझे तेरी चिंता बहुत होती है। एक तू ही तो है इस संसार में जिसे मैं अपना बोलती हूँ, और तू एक ऐसे लड़के के चक्कर में पड़ रही है जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। माँ, आप ऐसा क्यों बोलती हो? कबीर अपनी पढ़ाई कर रहा है। अभी पढ़ाई होने के बाद उसे नौकरी मिल जाएगी और वो सेटल हो जाएगा। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोजाना तो लोफरों की तरह सारा दिन यहाँ से वहाँ अपनी बुलेट पर घूमता रहता है। अपने सारे शौक अपने पिता के पैसे पर कर रहा है। ऐसा लड़का तुझे कैसे खुश रखेगा? माँ, आप भी ना कुछ भी बोलती हो। देखो, आ गया कबीर का फोन। वो बाहर आ गया होगा। चलो, मैं चलती हूँ। प्रीति ऐसा कहने के बाद घर से बाहर आती है और कबीर की बुलेट पर बैठकर मूवी देखने के लिए निकल जाती है। मूवी खत्म होने के बाद वो कबीर से कहती है, अच्छा कबीर, पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम कौन सी जॉब करोगे? माँ पूछ रही थी। अरे तुम जॉब की बात कर रही हो? मैंने फौज के लिए फॉर्म भरे थे और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, इसलिए तो आज तुम्हें मूवी दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। ये सुनते ही प्रीति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्या बात है कबीर, सच में आज तो तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। अब माँ मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करेगी तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि उनका होने वाला दामाद फौजी बनने वाला है। ये सुनकर कबीर भी बहुत खुश होता है और प्रीति को गले से लगा लेता है। दिन भर अच्छा समय बिताने के बाद वो प्रीति को उसके घर छोड़ आता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ कबीर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसके चलते उसके पास प्रीति को देने के लिए समय नहीं हो पाता। वहीं रोजाना रसोई में प्रीति को अपनी मदद करवाते देखकर उसकी माँ राजो उससे पूछती है, प्रीति, कई दिनों से मैं देख रही हूँ तू कबीर के साथ कहीं गई नहीं। क्या हुआ? लड़ाई हो गई या सब खत्म हो गया? माँ, आप ये क्या बोल रही हो? हम कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, बल्कि माँ मुझे खुशी है कि आपका होने वाला दामाद फौजी बनने वाला है। तभी राजो की हाथ से प्लेट गिर जाती है। क्या कहा? फौजी? नहीं, मैं तेरी शादी एक फौजी से नहीं होने दूंगी। माँ, आपको हुआ क्या है? पहले आपको इस बात से दिक्कत थी कि कबीर के पास कोई नौकरी नहीं है, और अब जब वो फौजी बनने वाला है तो आपको प्राउड होने की वजह आप गुस्सा हो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पिता भी एक फौजी थे और हमारे पहले करवा चौथ पर ही वो शहीद हो गए। उस समय तुम मेरे पेट में थी। मैंने बहुत श्रद्धा के साथ उनके लिए व्रत रखा था। सोचा था करवा चौथ के दिन आएंगे, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। माँ, इसमें रोने जैसी बात नहीं है। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपके पति ने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन बेटी, इस दुनिया में मैंने तुझे कैसे पाला है और कैसे बड़ा किया है, बिना बाप के ये बस मैं जानती हूँ। और मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वही मेरी बेटी के साथ हो। माँ, भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कबीर देश के लिए कुर्बान होता है तो मैं सीना चौड़ा करके चलूंगी और मुझे अपने पति पर गर्व होगा। माँ, मैं कबीर से ही शादी करूंगी। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अपनी बेटी की जिद के आगे राजो की एक नहीं चलती, जिसके चलते जैसे ही कबीर फौज में भर्ती होता है वो प्रीति का हाथ मांगने राजो के पास आता है और इस बार पूरी इज्जत के साथ राजो कबीर से अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देती है। कबीर, मेरी बेटी को हमेशा प्यार करना और उसका समय उसे जरूर देना। माँ जी, अब चिंता मत करो, प्रीति मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। ये सुनने के बाद राजो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाती है, जिसके चलते वो बहुत जल्द खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी कबीर से कर देती है। शादी के बाद प्रीति अपने पति कबीर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कभी कबीर का बॉर्डर पर जाना तो कभी महीने भर की छुट्टी लेकर प्रीति को इंडिया गेट, लाल किला, अक्षरधाम मंदिर, कुटुम्बमीन जैसी जगह दिखाना और बहुत प्यारी प्यारी अपनी याद देकर जाना। एक बार कबीर की छुट्टियां खत्म हो जाती है। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ प्रीति, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। हर बार प्रीति खुश होती थी, लेकिन इस बार प्रीति कबीर के सामने मायूस खड़ी थी। अरे क्या हुआ? तुमने अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? आप जा रहे हो और अगले ही महीने करवा चौथ है। ये हमारी शादी के बाद का पहला करवा चौथ का व्रत होगा। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए आने की कोशिश करूंगा ना। अभी तो 1 महीना बाकी है ना। ये सुनते ही प्रीति बहुत खुश होती है। आप बहुत अच्छे हो। चलो अब आप जाओ, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी।
अपनी पत्नी को खुश देखकर कबीर बॉर्डर पर चला जाता है, जहां वो दुश्मनों से लड़कर अपने देश की रक्षा करता है। इधर 1 महीने पहले से ही प्रीति करवा चौथ के व्रत की तैयारियों में लग जाती है। मैं ये वाला लाल जोड़ा अपने करवा चौथ वाले दिन पहनूंगी। मुझे देखते ही कबीर को हमारी शादी के सारे पल याद आ जाएंगे। प्रीति अपने लिए काफी कुछ खरीदती है और करवा चौथ के आने का इंतजार करती है। जैसे ही करवा चौथ आने में 2 दिन बच्चे होते हैं, प्रीति कबीर को कॉल करती है। आपको याद है ना, 2 दिन बाद करवा चौथ का व्रत है, मगर आप यहाँ नहीं होंगे तो मैं अपना व्रत नहीं खोल पाऊंगी। कबीर की सहमी सी आवाज आती है। प्रीति, मेरा इंतजार मत करना, यहाँ बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है और इस वक्त देश को बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। सुनो प्रीति, मैं लौट कर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा प्रीति। इतने कहते ही कबीर फोन काट देता है, जिसके बाद प्रीति बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसकी आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं। तभी वहां पर अपनी बेटी को देखने राजो आती है और उसकी ये हालत देखकर वो कहती है, पता था मुझे, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। जो मेरे साथ हो चुका है वो मैं अपनी बेटी के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुमने मेरी एक नहीं सुनी और कर ली एक फौजी से शादी। माँ, कबीर मेरा प्यार है और मुझे यकीन है कि वो मेरा करवा चौथ का व्रत खुलवाने जरूर आएंगे। प्रीति का ये प्यार देखकर उसकी माँ भी उससे कुछ भी नहीं कहती। वहीं धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं और करवा चौथ का दिन आ जाता है, जहां गांव की औरतें नए नए कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करके करवा चौथ की पूजा की तैयारियों में लगी होती है। और सबको देखने के बाद प्रीति का मन भी सजने संवरने का करता है। और कब तक ऐसे अपने आप को परेशान करती रहेगी बेटी? क्यों भूखी प्यासी है? कुछ खा ले, कबीर नहीं आ पाएगा आज। प्रीति अपनी माँ की एक नहीं सुनती और अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है, जिसके बाद वो करवा चौथ की पूजा में सभी औरतों के साथ बैठती है, जहां सभी औरतें एक घर में बैठकर अपनी अपनी पूजा की थाली एक दूसरे को देते हुए घर में घुमाने लगती है। शाम की पूजा के बाद प्रीति अपने पति के आने का इंतजार करती रहती है। तभी राजू न्यूज चैनल ओपन करके देखने लगती है, जिसमें एक सनसनी खबर आती है। आज के मुख्य समाचार। बॉर्डर पर तैनात सभी फौजियों ने पूरी शिद्दत के साथ देश की सुरक्षा की है और उनमें से कुछ फौजी शहीद भी हो गए हैं, जिनका नाम इस लिस्ट में है। जैसे ही राजू और प्रीति नाम पढ़ती है तो उसमें कबीर का नाम भी लिखा होता है। अपने फौजी पति की मृत्यु की खबर सुनते ही प्रीति टूट जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे वापस आने का वादा किया था। आज अगर करवा चौथ की देवी में शक्ति हुई तो वो मेरे पति को मेरे पास वापस जरूर लेकर आएंगी। तभी चांद निकल आता है और सभी औरतें दिया, छलनी और थाली लेकर अपने अपने पतियों के साथ व्रत खोलने लगती हैं। प्रीति भी अपने पति की फोटो लेकर चांद को छलनी से देखकर और फोटो के सहारे अपना व्रत खोलने वाली होती है, लेकिन तभी कबीर उसकी छलनी के सामने आ जाता है। मैंने कहा था ना, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। देखो, मैं आ गया। कबीर थोड़ी जख्मी हालत में होता है। उस समय प्रीति अपना करवा चौथ का व्रत खोलती है और उसके बाद अपने पति को गले से लगा लेती है। इसी के साथ वो अपने पति का कुछ दिनों तक देख रेख करती है। उस दिन के बाद प्रीति हर साल अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है